नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए तनाव की। ट्रंप ने चीन को हॉर्मुज में उलझा दिया है और अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया का ध्यान भले ही इस वक्त ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिका हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को उसके अपने ही घर में घेरने का बड़ा दांव चल दिया। जी हां, अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ ऐसी डील साइन की जो चीन के लिए जी का जंजाल बन सकती है, या यूं कहिए कि इस डील से ड्रैगन की गर्दन ईगल के पंजे में आ गई है। आखिर क्या है वो डील जो करा रही है चीन को बैड फील? बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, और इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले वक्त में जानेंगे। अब बढ़ते ही आगे, बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की तनाव की, लेकिन ये तनाव अब और भी ज्यादा विस्तारित होता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी अपनी नाकेबंदी कर रखी है। तेल और गैस के व्यापार के लिए दुनिया का बहुत अहम समुद्री मार्ग पर इस नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया पर हलाकान है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां, यानी कि एक अमेरिका और दूसरी चीन, उनमें आपस में टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है। हॉर्मुज पर बढ़ती तनातनी के बीच में अमेरिका ने चीन के घर में ही अब नाकेबंदी का बड़ा प्लान तैयार कर लिया। जी हां, दरअसल अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी शमसुद्दीन ने पेंटागन में एक ऐसी डील साइन की जिसने शी जिनपिंग की आंखों की नींद उड़ा दी है, दिल का चैन छीन लिया है। आखिर वो डील क्या है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में 13 अप्रैल को बड़ी डिफेंस डील हुई, और इस डील के तहत अमेरिकी सेना के फाइटर जेट अब इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में ज्यादा काम करने की अब अनुमति रखेंगे। ऑफिशियली इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने का कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे असली खेल तो कुछ और ही है। इसके पीछे असली खेल है चीन को घेरने का। दरअसल इस डील के बाद में इस तरह की सुविधा अमेरिका को मलक्का पर नजर रखने की असीम शक्तियां प्रदान कर देगी। मलेशिया और सिंगापुर के साथ में इंडोनेशिया मलक्का की खाड़ी को कंट्रोल करता है, और मलक्का अगर द्वीप की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक माना जाता है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट बहुत बड़ा व्यापारिक लाइफलाइन माना जाता है, और यहाँ से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि यहाँ पर कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक वस्तुओं के भी बड़े पैमाने पर एक तरह से आयात निर्यात यहाँ पर होता है। अमेरिका को मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखने की अथॉरिटी मिल गई है, लेकिन ये चीन की मुश्किलें कैसे बढ़ाएगा वो समझिए। दरअसल जैसे ही अथॉरिटी दुरुस्त हुई है अमेरिका की, बढ़ी है, चीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस दौर और हालात में ये समझौता हुआ उसे ड्रैगन घिरता हुआ दिख रहा है। मलक्का स्ट्रेट दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है, और करीब 900 किलोमीटर लंबा मलक्का दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। कल्पना कीजिए कि उस रास्ते की अहमियत क्या होगी जिस रास्ते से दुनिया के 40% से ज्यादा व्यापारिक जहाज, 80% तेल टैंकर यहां से गुजरते हैं, और चीन तो अपनी ऊर्जा जरूरतों को या व्यापार के लिए इसी रास्ते पर पूरी तरह से निर्भर है। चीन के कुल विदेशी व्यापार का करीब 80% से ज्यादा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, और यही वजह है कि बीजिंग के लिए यह रास्ता एक तरह से लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, जिसे अगर कोई काट दे तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से शून्य हो जाएगी, सैन्य शक्ति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। चीन के लिए ये एक चिकन नेक की तरह है, और जिसे दबाने पर शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये चिकन नेक अब एक तरह से अमेरिका के हाथों में है। करीब 900 किलोमीटर लंबा ये जो जलमार्ग है दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। जैसा बार बार वही दावा किया जाता है कि ये सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक, और अगर यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बादशाह कहलाएगा। और यही तो बड़ी चिंता एक तरह से चाइना की होती हुई नजर आती है। दरअसल मलक्का स्ट्रेट की चौड़ाई सिर्फ 2.7 किलोमीटर है, और ये जो सकरापन है, यही सकरापन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो पूरा मैप आप देख रहे हैं, 2.7 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा
चौड़ाई की आसानी से उसे ब्लॉक किया जा सकता है और चीन इस कमजोरी को बखूबी जानता है। इसीलिए वो सालों से इसका विकल्प तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन अभी तक उसे कोई विकल्प नहीं मिला। कई कोशिशों के बावजूद चीन आज भी अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए मलक्का पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। पिछले कई सालों से चीन को यह डर जरूर सताता रहा कि युद्ध या तनाव की स्थिति में अमेरिका इस जलमार्ग को कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। इंडोनेशिया के साथ में डील ने चीन की आशंका को सही भी साबित कर दिया। अमेरिका इंडोनेशिया डील से चीन का डर अब हकीकत बन गया है। चीन के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक झटका है और कुछ नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ने मलक्का की नाकेबंदी कर दी तो चीन को मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी और उसकी जो विशाल नौसेना है और विशाल सैन्य शक्ति वो भी बगैर ईंधन के बेकार हो जाएगी। जाहिर है अमेरिका इंडोनेशिया के समझौते से चीन का चैन छिनना पूरी तरह से निश्चित है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सफरी शमसुद्दीन ने 13 अप्रैल को पेंटागन में जो डील की उसने चीन के चिकन नेक को पूरी तरह से सील कर दिया है और चीन को एक तरह से घेर कर रखा हुआ है। बड़े सवाल इंडोनेशिया के साथ में डील करके क्या अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है? अगर मलक्का रुका तो क्या चीन रुक जाएगा? सवाल ये भी कि हॉर्मुज से मलक्का तक दुनिया टकराव की तरफ एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से जर्नलिस्ट अहमर बस्ती खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी मेरे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ। एक तरफ चीन का बड़ा बोलबाला हो रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव में, माना जा रहा था कि चीन इस पूरे तनाव के बीच में एक बड़ा बादशाह बनकर उभरा है, एक गोली भी नहीं चलाई, लेकिन असल में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने उसको उसी के जाल में फंसा दिया। यहां पर स्ट्रेट हॉर्मुज में फंसाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अपने कंट्रोल में कर बैठा है अमेरिका। क्या ये रणनीति का ही हिस्सा था सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं ये बात 2 दिन पहले मैंने ये आपके चैनल पे ये बात कही थी कि अमेरिका जो है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू चीन को एक बहुत क्लियर कट मैसेज देने वाला है। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक डिफेंस डील करने की कोशिश की है, कोई डिफेंस डील नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है डिफेंस डील का। और ये अचानक से इस समय डिफेंस डील, ये मैसेजिंग है। चीन का 80% से ज्यादा ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसी को ऑफसेट करने के लिए चाइना एक एक रास्ता बना रहा है मलेशिया के बीच में से काट करके स्थुमस में। तो वो भी उनको भी इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर स्टेट ऑफ मलक्का को कोई कंट्रोल में कर सकता है, उसके बाद इनको बहुत बड़ी परेशानी होगी। हालांकि सोल्डा स्टेट से और फर्दर साउथ से जाकर के उससे हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जो चीन का ट्रैफिक है वो इससे प्रभावित होगा। और ये साफ मैसेजिंग करी है अमेरिका ने। लेकिन आप देखिए, जो अमेरिका की खुद की परिस्थिति है वो ऐसी ऐसी प्रिकेरियस सिचुएशन में अमेरिका है कि इस प्रकार की मैसेजिंग करने की उनको आवश्यकता पड़ रही है। अभी क्यों? अभी वजह एक तो जो युद्ध के हालात हैं वो, और दूसरा जो इम्पेंडिंग जो मीटिंग है ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, तो वहां कहीं जाकर के वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक थोड़ी सी दबाव वाली परिस्थिति में हो। और चीन से जब बातचीत उनकी हो तो थोड़ा उनके एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं। चीन का एक क्लियर कट एक एम है इस पूरे युद्ध के अंदर कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में वो ईरान को रिकंस्ट्रक्ट और रीबिल्ड करने में सहायता करना चाहता है, ताकि वो वहां अपनी प्रॉपर प्रेजेंस और प्रॉपर इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ा सके, जो कि अमेरिका के लिए मेरे ख्याल से बहुत घातक होगा। तो ये तमाम चीजें भी देख करके अमेरिका हर वो
एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है जिससे चीन पर दबाव बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सर। और ये देखिए, ये ऐसे समय में जब कुछ समय पहले ये बात कही जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोलने के लिए तैयार हूं, कई देश बड़े खुश होंगे, सबसे ज्यादा खुशी मेरे प्रिय मित्र शी जिनपिंग को होगी, चाइना को होगी, और उसके बीच में ही बड़ा खेला एक तरह से कर दिया गया है। और मीटिंग है अगले कुछ दिनों के बाद में, तो ये मीटिंग भी अब बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। हिमांशी जी, क्या ये जो डील है इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की, ये डोनाल्ड ट्रंप की शह और शी जिनपिंग की मात है क्या, या फिर ये फिलहाल अभी मीडिया हाइप है और कुछ नहीं? जी नमस्कार, जय हिंद। नहीं, ये मीडिया हाइप नहीं है बिल्कुल, जैसा माथुर सर ने भी बताया। देखिए, इसीलिए क्योंकि चाइना इसको मलक्का डिलेमा कहता है, हुज इन टाउन ने इस पे बहुत पहले ही बात की थी, तो ये चीज बहुत क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही चाइना का 80% बिजनेस होता है। और इसीलिए चाइना ग्वादर में, सीपैक में, BRI ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन जैसे हम ईरान के साथ युद्ध को इनएविटेबल मानते थे, तो इस तरह की चीज भविष्य में होगी। लेकिन अगर इंडोनेशिया और US साथ में काम करते हैं, तो देखिए डिफेंस, इकोनॉमिक और मैरीटाइम कोऑपरेशन होता है। ये एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसको गरुड़ शील्ड कहते हैं। वो भी एक काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें काफी सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अमेरिका अपनी उपस्थिति यहाँ पर इसलिए बढ़ाना चाहता है कि जब ईरान के साथ ये हालात नॉर्मलाइज या जैसे भी है, ये युद्ध की स्थिति जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद असली जो गेम है वो चाइना के साथ ही है। क्योंकि चाइना जिस तेजी से उभर रहा है, वो तेजी US को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जब हम आगे आने वाले समय के इकोनॉमिक कायस लगाते हैं या मिलिट्री कायस लगाते हैं या किसी भी तरह का विश्लेषण करते हैं, तो जिस चुपचाप तरीके से चाइना अपनी स्ट्रैटेजी को पूरे विश्व में फैलाए हुए है, देखिए उसने श्रीलंका में क्या किया, हबन टोटा और वो बाकी जो चीजें हैं, तो चाइना बहुत आगे का सोच के चल रहा है। और यही चीज US देख रहा है कि US कहां कहां जो उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको उलझा सकता है। तो ये उस दिशा में काम है और ये बहुत ही एक सीरियस थ्रेट है चाइना को। क्योंकि न सिर्फ चाइना बल्कि इंडोनेशिया हो गया, आपका जापान हो गया और बाकी बहुत, कोरिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो का जो इस्तेमाल करती हैं। अब अगर अमेरिका यहाँ पे आता है तो वहां पे देखिए ज्वाइंट पेट्रोल ये शुरू कर देंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मैरीटाइम मॉडर्नाइजेशन होगा। तो अमेरिका को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका ये कोशिश बांग्लादेश के साथ मिलकर भी कर रहा था, जब उसने बोला था कि मुझे वो छोटा आइलैंड चाहिए। तो US का बहुत समय से चाइना को कंटेन करने के लिए यहाँ पर अपने पैर जमाने के लिए जगह चाहिए थी, और शायद इंडोनेशिया के साथ अगर वो आता है तो उसको वो जगह मिल सकती है। लेकिन देखना ही होगा कि चाइना इसको किस तरीके से चेकमेट करता है, वो आगे भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जी। अभी तो जो फिलहाल परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है चेकमेट वाला गेम तो अमेरिका एक तरह से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अमेरिका की नीतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बड़ा हाइप क्रिएट किया गया वो भी अमेरिका के हाथ में तो वो पहले से भी नहीं था, लेकिन जो दावा किया जा रहा था वो भी हाथ पूरी तरह से खाली रहे, और जितना पूछ भी अगर रही हो तो वो भी खिसक गई। लेकिन अमर मस्तिकान जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात जहां पर एक तरह से की गई, और ये कहा जा रहा है चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनाकर अमेरिका ने ना सिर्फ चाइना बल्कि मिडिल ईस्ट के लिए भी एक बड़ा मैसेज दे दिया, और जो तमाम कई देश जो बड़े सवाल खड़े कर रहे थे अमेरिका की नीतियों को लेकर, उनको भी एक बड़ा झटका है ये। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मुझे तो अपनी छोटी सी जो हमारी कामयाबी हुई है बलूच लिबरेशन आर्मी की, जो हमने वहाँ पर हमल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स बनाया है, जिसमें कि हमारे आज़ादी पसंदों ने कहा है कि इन पानियों के ऊपर हमारा भी हक बनता है। वो तो जाहिर है कि इसको हमें जो है अमेरिका के तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब हमें कौन सपोर्ट कर रहा है इसका मैं पूरी तरीके से नहीं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर इसी मामले में भी इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, या ओमान पे लगाएगा, या अबू धाबी पे लगाएगा कि ये तीनों जो मुल्क हैं ये अब मैरीटाइम इलाके में भी हमारी जो है उनको रोकना चाहते हैं। हमारा तवज्जो का मरकज इस वक्त जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में नारा लगता था, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले,
यही वर्दी वाले जो हैं कल के दिन तेहरान पहुंच गए थे आसिम मुनीर की क़ियादत में। वो जब हमारे ईरानी लोगों से मिलते हैं तो हमेशा बैटल जो वर्दी है जंगी वर्दी में मिलते हैं। इसका क्या मकसद होता है वो हमें समझ नहीं आता है। लेकिन जो ये मिलने गए हैं उसमें सिविलियन सिर्फ एक अपने साला, उनका जो साला है मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके लिए लोग कहते हैं ये खिलाई मखलूक हैं क्योंकि उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के करीबी हैं। तो उनको सेनेटर भी बनाया हुआ है, उनको इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया हुआ है। उसको ले गए ईरान के साथ। और वो गए क्यों हैं? वो इस वजह से गए हैं कि ईरान लगता है कि राजी नहीं था इस्लामाबाद दोबारा आने के लिए। ट्रंप की ये ख्वाहिश थी कि भाई इस्लामाबाद में ही दोबारा ये बातचीत हो, लेकिन देखने में ऐसे आ रहा था कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद मौजूद जगह नहीं है। और ट्रंप जो है आपने देखा कि दोबारा इसने कहा आसिम मुनीर के लिए कि बड़ा फैंटास्टिक है। तो ये शख्स जो है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं। और अब जो है ये जाके दूसरी तरफ वहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जाके चाइना कंटेनमेंट से इनको क्या हासिल होगा, क्योंकि देखें चाइना की और इनकी ट्रेड इम्बैलेंस इतनी ज्यादा है कि चाइना से इतने ज्यादा चीजें मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ना होने के बराबर है चाइना को। तो जीतेगा आखिरी लॉन्ग रन में कौन? लॉन्ग रन में वही लोग जीतते हैं जो मुआशी तौर पर आगे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ फौजी तौर पे आगे जाने से जीत नहीं होती है, हमारा तो ये ख्याल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालांकि आप कह रहे हैं कि आखिर इस डील से अमेरिका को क्या मिलेगा, इस पर तो अलग अलग चर्चाएं हो ही रही हैं कि पाने के लिए तो बहुत कुछ है। अमेरिका को एक पावर चाहिए थी, सर्विलांस चाहिए था, एक वो गेटवे चाहिए था जो अमेरिका एक बार फिर से चाइना को कंट्रोल कर सके। लेकिन जिस तरह से अभी रिजवी साहब ये पूरी परिस्थितियां हैं, एक तरफ अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मसला सुधरा भी नहीं और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल करने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो चाइना अभी तक ईरान को लगातार सपोर्ट करता रहा, एक शैडो फ्लीट का भी एक राह जरूर मलक्का से होकर गुजरता था। अगर यहां पर अमेरिका का सर्विलांस हो गया तो ईरान और चाइना के रिश्तों पर भी बड़ा असर पड़ जाएगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया नैना यादव जी आपका, आपकी टीम का। देखिए ये जंग जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जंग का तरीका बदलता जा रहा है। आप देखिए कि इस 40 से 50 दिन में जंग जो है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक पहुंच गई है। इसके पहले हुर्मुज पे आके रुकी थी और अब यहाँ पर पहुंची है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडोनेशिया ने जो काम किया है उससे चाइना की नींद जरूर उड़ी होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा या उस इलाके से जो चाइनीज शिपेज जा रहे हों, आने वाले होंगे, उसको अमेरिका रोक सकता है। क्यों? इसलिए कि अगर वहां पर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का में इंडोनेशिया के साथ मिलकर कोई गलती की तो उसके बदले में ईरान जो चाइना का बहुत अच्छा दोस्त है वो हुर्मुज में उसका इंतकाम, रिवेंज और बदला ले सकता है। लिहाजा अमेरिका को बहुत ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अगर तुमने मलक्का के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है तो हुर्मुज अगरचे वहां पर 20% ही ऑयल दुनिया के लिए जाता है, वो 20% बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे नैना जी नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा बुरा असर ईरान और चाइना के रिश्ते पर होगा, क्योंकि हुर्मुज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक बहुत ही अहम जगह है जिसकी वजह से वो अमेरिका को अभी तक ईरान जो है दबाव में रखे हुए है। ठीक है, लेकिन देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी तक एक तरह से चाइना को तो दबाव में लेकर नहीं आया। ईरान भले यहाँ पर दबाव में एक तरह से कोशिश में था कि वो अमेरिका को दबाव में लेकर आए। लेकिन अनुज माथुर जी, दो बातें यहाँ पर, अहमद मस्ती खान जी या फिर रिजवी साहब जो कह रहे हैं कि भाई आखिर अमेरिका को इससे मिलेगा क्या, जरा इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर दर्शकों को समझाएं कि इंडोनेशिया के साथ में अमेरिका की जो डील है, एक तो उस डील से अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है और चाइना को क्या नुकसान हो सकता है। ये जो टाइमिंग है, ये
टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स कह रही थी कि ये वाली जो डील है ये यूएस के लिए बड़ा सेटबैक है क्या, या फिर ये पार्शियल सक्सेस के तौर पर देखा जाए इसे? देखिए, ये इसके टाइमिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी कहने की जी कोशिश जी। कर रहा था। ये मैसेज है, और ये मैसेज है चीन को, क्योंकि चीन को ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है उससे अगर किसी एक देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसका नाम है चीन। क्योंकि चीन का बहुत जबरदस्त ट्रेड 280 बिलियन, हम ईरान से चीन के ट्रेड की बात करते हैं, ईरान से चीन का ट्रेड है 27-28 बिलियन डॉलर का, यूएसडी का। उसका बाकी जो पश्चिम एशियाई देश हैं उसमें इजराइल भी शामिल है, 15-17 बिलियन डॉलर का ट्रेड उसका इजराइल के साथ भी है। उन तमाम देशों के साथ उसका 280 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, और उनकी कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स, हीलियम हो गया और भी कई चीजें वहां से हो गई जो कि उनकी सुपर कंडक्टर इंडस्ट्री में और उनकी बाकी चीजों में बहुत ज्यादा काम आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां से आ रहे हैं। और उसका तो इससे उनको ऑलरेडी बहुत दबाव है आर्थिक रूप से। और अगर ऐसे समय पर सिर्फ हिंट भी उनको दिया गया कि स्टेट ऑफ मलाक्का में इंडोनेशिया के साथ मिलकर के वो कुछ कर सकते हैं, ये मैसेजिंग है। कोई डिफेंस की डील नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज चाइना के लिए जा रहा है। अमेरिका के पास देखिए सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की उनका पैसा है, और वो पैसा वो दिखा करके और तो अब इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो मलाक्का स्ट्रेट का जो 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 ऑल्टरनेटिव है, सुंडा स्ट्रेट, वो भी इंडोनेशिया के बीच में से निकलता है। तो जितने भी वहां से पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इंडोनेशिया को आप अपने अपने साथ करेंगे और उसके साथ कोई इसी प्रकार का डील करेंगे तो बहुत ज्यादा दबाव चीन के ऊपर पड़ेगा। तो ये बात चीन को बताने की है, और टाइमिंग मैंने बता दिया, लड़ाई का मौका और शिखर वार्ता ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो होने वाली है, इस वजह से। बिल्कुल, देखिए ये जो शिखर वार्ता के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो अभी तमाम परिस्थितियां हैं मिडिल ईस्ट को लेकर पहले से ही तनाव था, और ऊपर से हिमांशी जी जो 80% एक बड़ा व्यापार चाइना का अगर इस मार्ग से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग माना जा रहा था कि यहाँ पर भी बड़ी ज्यादा डिपेंडेंसी है। सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भी मलक्का का जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे व्यापार बहुत निर्भर करता है। अगर ये एक तरह से अमेरिका के कंट्रोल में आ गया तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कसक है वो तो मलक्का स्ट्रेट से पूरी हो जाएगी ना। तो क्या उसका खामियाजा पूरी दुनिया को या चाइना को या अमेरिका उसका दुरुपयोग कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए नैना जी, ये सवाल बहुत ज्यादा विश्लेषण के लिए है। और देखिए वहां पे सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं है, मलेशिया है, सिंगापुर है। सिंगापुर से आप देखिए कितना ज्यादा व्यापार होता है, मतलब वर्ल्ड का एक तरीके से शिपिंग हब है। तो वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सिर्फ अमेरिका और इंडोनेशिया प्लेयर नहीं है। ये चाइना का कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि चाइना को, जैसा सर बता रहे हैं, कि मैसेजिंग दी जा रही है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए इंडोनेशिया को वो क्यों चुन रहा है? इंडोनेशिया को वो इसलिए चुन रहा है कि भाई वो एक लार्जेस्ट एशियन इकोनॉमी है। दूसरा, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पैसिफिक और इंडियन ओशियन के पास में है। तो देखिए चाइना का एक वहां पर नाटुन आइलैंड है जो चाइना का 9 लाइन है, उसको ओवरलैप करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक्चुअली ये जो डील हो रही है ये बहुत सारी चीजों को टारगेट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी जो है उसकी देखिए। दूसरा, चाइना को ये बताया जा रहा है कि भाई आपका एक हॉर्मुज है, वो चोक पॉइंट तो हमने कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली हम मलक्का के चोक पॉइंट्स की भी मॉनिटरिंग अब शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जैसे चाइना का विस्तार हो रहा है, चाइना भी तो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, तो अब उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी एक क्वेश्चन के दायरे में डाला जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं इंडोनेशिया जैसे देश को, एक छोटा कंट्री को, एक बैलेंसिंग पावर के रूप में अमेरिका दिखाना चाहता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान का भी एग्जांपल लें तो पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी कंट्री है, बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के पैसे की वजह से वो भी एक इस रीजन का एक बड़ा पावर बना हुआ है कि कुछ नहीं है तो उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू तो है ही। और अमेरिका जहां जाता है वहां महाकलेश होता है, तो वो इंडोनेशिया को वहां लाकर अब उस रीजन में एक महाकलेश करवाने की कोशिश कर रहा है। और ये मुझे लगता है मुझे लग रहा है हिमांशी जी अमेरिका तो आदत से मजबूर है, हमेशा उसको शायद सुकून नजर रास नहीं आता, ना खुद के घर में ना दुनिया दूसरों के घर में।
जी बिल्कुल। और देखिए ये क्वाड वगैरह जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस रीजन में हैं, उन चीजों को लेकर भी अमेरिका को, चाहे हम ब्रिक्स की बात कर लें, चाहे एसियान, चाहे एससीओ, कितनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर चल रही है। हमारा रशिया, चाइना, इंडिया का एक अलग है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि उस रीजन से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि अब पाकिस्तान में ही उनकी दोबारा डील होगी और ये होगा वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उसका परोक्ष रूप से कंटेनमेंट करना है चाइना को, तो ये मैसेजिंग उसने शुरू कर दी है कि अब इसके बाद हम ये करेंगे। अभी देखिए क्यूबा को लेके भी अलग चीजें, अलग तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। तो अमेरिका सारे देशों को कहीं ना कहीं उलझा के रखना चाहता है। जहां तक व्यापार मार्ग की बात है तो देखिए चाइना को तो 80% वहां से व्यापार होता है, लेकिन पूरे विश्व का भी वहां से 20% व्यापार होता है। बिल्कुल। और इसीलिए जो सिंगापुर का इलाका है वो बिगेस्ट कंटेनर शिप्स के लिए जाना जाता है। लोग न सिर्फ वहां पे स्टडी करते हैं, बट जिस तरीके से सिंगापुर ने तरक्की की है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सी कोस्ट एंड अदर थिंग्स। तो मुझे लगता है कि यूएस का प्रेजेंस मलक्का में जो है एक चाइना के लिए डायरेक्ट थ्रेट तो होगा ही, और साउथ चाइना सी में वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और मलक्का डिलेमा, जैसा मैंने पहले कहा था, कि उसको अब ये डीपन करेगा और रियल थ्रेट जो है चाइना को पोज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि चाइना किस तरीके से जो बीआरआई का पुश है, सी पैक है, ग्वादर है, उसको कितना ज्यादा जल्दी खत्म करके और अपनी चीजें सी की बजाय वो रोड लाइन से शुरू करता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये जी और क्योंकि देखिए ये तो आने वाले वक्त में अब और भी ज्यादा स्ट्रैटेजीज को और भी ज्यादा डिफर कर सकता है। लेकिन अमर मस्तिकान जी, आप मेरी इस बात से क्यों हंसने लगे? क्या मैंने गलत बोला? क्योंकि आप इस दौरान अमेरिका में हैं, अमेरिका में भी बड़ी अस्थिरता नजर आती है। और एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ वक्त में नीतियां अपनाई, उससे अमेरिका को सिर्फ डैमेज हुआ, आर्थिक रूप से तो डैमेज हुआ, बड़े स्तर पर इमेज भी डेंट हो गई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ कर नहीं पाए, ईरान में कुछ नहीं कर पाए। तो डैमेज कंट्रोल का ये तरीका नहीं है क्या? जी नहीं, मैं पहले तो वजाहत करूं, मैं हंसा इसलिए कि आप सही बात कर रहे थे। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस वजह से। जी जी। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। देखें, यहाँ जितने भी मार्केट हैं, यहाँ करीब करीब में हैं अमेरिका में, यहाँ बड़े बड़े चेन हैं इनके, वॉलमार्ट, दूसरे। आप यहाँ पर जाएं, 90% चीज चाइना की हैं। अमेरिका में तो बना हुआ कोई चीज नहीं है, यूरोप से, कनाडा से आया हुआ कोई चीज नहीं है। सारे जो सस्ते मिलती है, जो आम आवाम खरीद सकती है अमेरिका में चीजें, वो मेड इन चाइना है। अब ये लोग ये चीज को करेंगे, मिलिट्री तौर पर बात बढ़ाएंगे, तो हमें पता नहीं है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। अभी 2 दिन पहले इनके सदर बिल क्लिंटन ने बहुत जबरदस्त बातें, नसीहतें एक तरह से की डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा कि भाई आप कोalition बनाकर ही कुछ कर सकते हैं। अमेरिका की ताकत, उन्होंने ये कहा कि कोalition पे होती थी, हम लोगों को साथ मिलाकर फिर अपने हरकत करते थे। लेकिन आप जो कर रहे हैं, ट्रंप साहब से उन्होंने कहा कि आप जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने ये एम्बार्गो जो कर रहे हैं वहां पर, उसके लिए कहा कि भाई आपको दानिशमंदी से काम लेना चाहिए, ताकत से नहीं काम होता है। ये उनकी वसीयत थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखे, मैं एक दो चीज यहाँ पे, हम अपने जो इमीडिएट हमारे इलाके में जो मामले हैं उसके ऊपर हमारा ज्यादा कंसर्न है। आप देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने जो पोप है उसकी बेचारे की बेइज्जती करता है, उसको कहता है कि ये बिल्कुल बकवास शख्स है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और दूसरी जानेब जो पाकिस्तान का दहशतगर्द आर्मी चीफ है, उसके लिए कहता है ही इज वेरी फैंटास्टिक। भाई ये क्या मामला है? तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इन्हीं के लिए काम कर रहा है, जैसे कि अरे इन्हीं की पाकिस्तान को दलाली इतना कर अंडर रहा एस्टिमेट है। कर रहे थे अमर मस्तिकान जी, एक बार फिर से उसी इस्लामाबाद के दम पर ही ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से दोस्ती कराने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, ये इनका नौकर है, इनका छोटा सा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पाकिस्तान की रियासत असल में इसी मकसद के लिए बनाया गया था। देखें, इंडिया इन सारे कामों में मुलविस नहीं है ना, पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इसी प्लान के वजह से, ताकि ये जो मगरबी कुव्वतें हैं उनके लिए नौकरी करे, ये वही नौकरी अपना आज भी निभा रहे हैं।
और इनका फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा देखें। और मुझे तो खतरा है कि ये जाके ईरानी लोगों से मिलते हैं, ये वहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जाते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन ईरान भी तो एक तरह से समर्थन कर रहा है। रिजवी साहब, एक बार फिर से ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है मध्यस्थता की। अब मध्यस्थता काम आएगी या नहीं आएगी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। चीन जो बड़ा हस्तक्षेप कर रहा था, अमेरिका तो उसे भी दबाने की कोशिश कर रहा है। एकमात्र या ये कहा जाए एकमात्र ऐसा देश जो खुलकर सामने आ रहा था रशिया के अलावा, उसे भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है एक तरह से ईरान को घेरने की स्ट्रैटेजी है ये। मैं मस्ती खान जी की इस बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक रखता हूं कि जो उन्होंने ये कहा है कि ये जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, इसको ईरान इसलिए भेजा जा रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि उसको भेजकर एक तरह से वहां पर ईरान में क्या चल रहा है वो उसे बताए। एक खबर ये भी आ रही है और ईरान में भी ये खबर काफी गश्त कर रही है कि ये जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर वहां गए हैं, उनका एक मकसद ये है कि अमेरिका को ये बताएं कि वहाँ के हालात क्या हैं। और आसिम मुनीर ने ये भी कहा है कि हम जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई, उनसे मिलना चाहते हैं। यानी वो देखना चाहते हैं कि उनकी फिजिकली कंडीशन क्या है, उनसे मिलकर एक बहाना उनको मिलेगा मिलने का, और उसके बाद अमेरिका को खबर दी जाएगी ताकि अमेरिका अपनी रणनीति जो है वो उसी हिसाब से आगे बढ़ाए। और अब हम सब जानते हैं कि ये जो आसिम मुनीर है, जो इस वक्त फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ आर्मी है, ये पहले आईएसआई का वो चीफ भी रह चुका है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो अहमद बस्ती खान साहब मुझे करेक्ट करेंगे। ये आईएसआई का चीफ रह चुका है। इसलिए ईरान बहुत ज्यादा इस दौरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन ईरान मना भी नहीं कर सकता कि कल कोई ईरान पर इल्जाम ये न लगाए कि वो सीजफायर की हिमायत नहीं कर रहा है। ईरान एक एक कदम जो है ठोक कर रख रहा है, क्योंकि ईरान का इस वक्त नाम पूरी दुनिया में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। आप अमेरिका को देखिए कि नेटो अमेरिका से दूर हो गया है, यूरोपीय यूनियन दूर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने भी दूरी अख्तियार कर ली है। ये सब दूर हो चुके हैं। तो ईरान नहीं चाहता है कि इस हसीन मौके को जो है खो सके, इसलिए आसिम मुनीर को बुलाया है। और ये बहुत ही खराब लगा मुझे देखकर कि आसिम मुनीर जब वहां पहुंचते हैं तो वो एक जिसे कहा जाए कि आर्मी के ड्रेस में पहुंच रहे हैं। इनको चाहिए था कि वो पीस के लिए आए थे तो कम से कम नॉर्मल ड्रेस में उनको वहां पर जाना चाहिए था। हालांकि ये ड्रेस को डिप्लोमेसी भी नजर आ रही थी। माथुर सर, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करें। जी सर। मैं उनकी बात को आगे ले जाना चाह रहा हूं। न केवल वहां जब ये पहले दौर की बातचीत होने वाली थी तो जब ये असीम मुनीर अमेरिका के डेलीगेशन को रिसीव करने गया तो सूट में गया था। सूट में गया था ताकि उसकी जो पूंछ है वो हिलती हुई नजर आ जाए अमेरिकन को, और भीख के कटोरे में वो कुछ डाल दें। और जब ये ईरान के डेलीगेशन को रिसीव करने गया था तो उस समय भी वर्दी पहन करके गया था। देखिए, मैं इसको एक लाइन और आगे बढ़ाऊंगा। वो इसलिए कि वो वर्दी पहन करके इसलिए जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है ईरान को कि भाई हम भी हैं, और इसी वजह से उन्होंने 13,000 सैनिक जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात कर दिए हैं। उन्होंने एक स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट की F-17 और F-16 की वहां पर तैनात कर दी है। और ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है कि हम हमारे देश में वर्दी वालों की चलती है और हम इसका ये संदेश लेकर के आए हैं। और ये बात 100% एग्री नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर असीम मुनीर वर्दी में डाल के इसीलिए गए हैं। दो काम, पहला ईरान की इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, ये पहले भी उन्होंने किया था। अगर आप याद करें जून 25 का समय कि उन्होंने ये बाद में कहानियां बहुत चढ़ी कि घड़ी दे के आ गए, ये करके आ गए। उस बात को अगर आप नहीं भी मानेंगे, तब भी जब पहले 6 दिन जब युद्ध हुआ, जिस दिन हमला हुआ ईरान पर, उस दिन असीम मुनीर जो थे वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए। डिप्लोमेसी के लिए मुझे लग रहा है कि अब आजकल इन्हीं सारी चीजों के लिए माहिर हो गया है पाकिस्तान। शायद वो बखूबी जानते हैं कि और कोई चीज तो नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट जरूर किया जाए। जी
वो क्या पहनेंगे ये भी अमेरिका बताता है उनको कि आप ये पहन के जाएंगे। ये इतना इतना ज्यादा वो उनके उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान की जो जो सिस्टम है उसको पूरी दुनिया को समझने की आवश्यकता है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं ईरान को जरा सा भी जानता हूं, समझता हूं, तो ईरान को अमेरिका पे भरोसा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पे कहीं भरोसा नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ईरान जानता है कि इसी पाकिस्तान ने जून 25 में इसकी पीठ में खंजर भोंका था जब वो वहां जाकर के बैठ गए थे, और इंटेलिजेंस सारी उन्होंने वहां पर। और दूसरी बार अभी भी जब भी, और सर, ये लेकिन जो फिर बातचीत ईरान हुई के है, सामने ऑप्शन क्या है और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, खासतौर से क्योंकि चाइना की जब बात हो रही थी तो चाइना को कंट्रोल करने का तोड़ निकाल लिया है अमेरिका ने। तोड़ निकाल, उन्होंने मैसेजिंग किया है। आगे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है वो देखने की जरूरत है। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना रूस ये दोनों, अब ये जो इन्होंने बात कही थोड़ी देर पहले कि आज अमेरिका को बहुत नेगेटिव निगाह से देखा जा रहा है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग निकल करके आ रही है कि अमेरिका जो है अपने बेसिस की और अपने मित्रों की वेस्ट एशिया में अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं कर पाया, भली भांति सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं कर पाया। अब ये जो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, ये जो देश हैं, ये सोच रहे हैं कि ये नहीं देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिका एक मिडिल पावर या और मिडिल पावर से भी कम, जिसके ऊपर पिछले 47 सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, उससे हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज की रक्षा नहीं कर पाया, तो हमें चाइना से ये क्या बचाएगा। बिल्कुल। तो ये जो मैसेज गया है, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है, और ये पूरी दुनिया में गया है। इसीलिए यूरोप अपना एक नया डिफेंसिव आर्किटेक्चर ढूंढ रहा है, ये जो इंडो पैसिफिक वाले अपना अलग डिफेंसिव आर्किटेक्चर ढूंढ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो नजर आ रही हैं, ये इस बात को बताती हैं कि ये अमेरिका का जो गेम है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। एक बात मैं बताऊंगा, अमेरिका आज भी, ये डोनाल्ड ट्रंप की गलती है कि वो आज भी पाकिस्तान जैसे देश जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, आज मैं कह रहा हूं अगर ईरान उनको 3-4 अरब डॉलर ऑफर कर देगा तो वो अमेरिका की चुगली कर देंगे वहां पर। तो ये ऐसा घटिया मुल्क है, और पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसको प्रमोट कर रहे हैं। और हालांकि मुझे लग रहा है सर उनके पर्सनल इंटरेस्ट तो हैं, उसके भी अलग अलग इश्यूज, अलग अलग वजहें हैं कि एक मुस्लिम देश के तौर पर भरोसा कायम करने के लिए, हालांकि ईरानी बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान पर आप किसी और पे भरोसा कर सकते हैं, पाकिस्तान के जरिए भरोसा कायम करना तो शायद संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में कोई और ऐसा हिस्सा नहीं है जो ईरान के साथ में संवाद स्थापित कर पाए, मजबूरियां वाली बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो रही, मैं चाइना के लिहाज से अपने दर्शकों को बताती चलूं। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि चीन जो है अब खासतौर से साउथ चाइना सी में भी अब घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। फिलीपींस और जापान का जो एक तरह से दबाव है, अब इसको ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि चीन की कोशिश है कि ये जो हिस्सा है साउथ चाइना सी का, यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाए। स्कारबोलो शोल के पास में जहाजों की तैनाती शुरू की जा रही है और इसके जरिए प्रवेश एक तरह से बाधित करने की कोशिश की जा रही है। कर्नल हिमांशी जी, ऐसा लग रहा है कि ये नाकेबंदी का खेल चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका नाकेबंदी करेगा, मलक्का स्ट्रेट को अमेरिका कंट्रोल करेगा, तो चाइना कह रहे कि ठीक है भाई, फिलीपींस और जापान वाले हिस्से को हम यहाँ पर नाकेबंदी कर देंगे। दुनिया का 33% हिस्सा कहा जाता है कि इस इलाके से प्रभावित हो सकता है। नैना जी, जो अभी तीनों जो बुद्धिजीवी हैं, इन्होंने जो बात कही है, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, जो वेस्ट एशिया में जो सटीकता से हमले किए हैं ईरान ने, उसमें उनको इंटेलिजेंस किसने दिया था? अर्थ आई ने उनको इंटेलिजेंस दिया था, TTE-10 ने उनको इंटेलिजेंस दिया था। EMEFO करके एक कंपनी है चाइना की, जो 15 किलोमीटर तक ईगल आई की तरह साफ तौर से देख लेती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान और चाइना ने मिलकर इनके जो दांत खट्टे किए हैं और जिस तरीके से इनको पिन पॉइंट चोट पहुंचाई है, उससे अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो जो करारी शिकस्त उसको मिली है वो ना बाहर आए और वो कहीं ना कहीं दूसरा मोर्चा खोल दे, ताकि लोगों का ध्यान ईरान से हटके, क्योंकि ईरान में अब जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अमेरिका चाहता है विश्व का ध्यान वहां से हटे और एक नया वो मोर्चा खोल पाए। तो ये सारी जो कवायद है उसके लिए हो रही है।
देखिए होना जाना कुछ है नहीं। आप अगर इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसे नाके लगाने लगे तो हर कोई अपना नाका लेके शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। देयर इज सम ऑर्डर, सम रूल ऑफ लॉ। और ईरान ऑलरेडी यूएनएससी में चिट्ठी लिख चुका है कि ये डेफिनेटली इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं, यूएन क्लॉज है, उसका एक उल्लंघन है। क्योंकि ईरान जो कर रहा है वो अपनी टेरिटरी के पास कर रहा है। अमेरिका कहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इसलिए जो ये बिगर पर्सपेक्टिव है उसको समझने की जरूरत है। देखिए वो लुक हॉर्मूज और कंटेन जो कर रहा है वहां पे मलक्का में, ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। क्योंकि इनके, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये सिर्फ अमेरिका और इंडोनेशिया के ट्रीटी साइन करने से या डील पे बात कर लेने से चीजें ऐसी नहीं होती। अच्छा हिमांशु जी, अगर मैं इंडिया के एस्पेक्ट से बात करूं, ठीक है, ये अगर ये मलक्का स्ट्रेट की बात होती है तो क्या उससे इंडिया भी इफेक्ट करता है क्या? इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतना वाइड है कि इंडिया का जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक सी में जो कंट्रोल है और जिस तरह का, देखिए अभी हमारा आईएनएस विक्रांत कहाँ खड़ा हुआ है। हम अपने घर में नहीं बैठे हुए हैं। आप उसकी लोकेशन ट्रैक कीजिएगा, आपको इंटरनेशनली पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि मैरीटाइम सुपरविजन और ये बाकी चीजें कितनी जरूरी है। हमारे पास टॉर्पीडोज से लेके, डिस्ट्रॉयर से लेके, फ्रिगेट से लेके सारी चीजें हैं। और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे तो इंडिया जो मल्टी अलाइनमेंट कर रहा है वो यही कर रहा है। उसने जापान के साथ ट्रीटी की हुई है, उसने अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, एशियान के। तो जो भारत जो है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल खेल रहा है इस समय। जो थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि एक्सरसाइज भी हुई थी, नेवी एक्सरसाइज। वो क्यों की गई थी एक्सरसाइज मिलन? वो इसीलिए की गई थी कि एक दूसरे के साथ में इंटर ऑपरेटेबिलिटी को समझा जाए। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत को बहुत ज्यादा इससे खतरा नहीं है और भारत सक्षम भी बहुत है। एंड आई थिंक माथुर सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, तो वी विल जस्ट गिव इट टू माथुर सर। जी सर, माथुर सर। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जब भारत की बात करते हैं, भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड है। इसके बारे में मैं आपके चैनल पे कम से कम 8-10 बार बोल चुका हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो मलक्का स्ट्रेट के मुंह पर बैठा हुआ है। आप वहां से मलक्का स्ट्रेट को अच्छी तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं। जो वहां से, जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, वहां से इंडोनेशिया का कुल डिस्टेंस मात्र 162 किलोमीटर है। और हालांकि देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 162 किलोमीटर को डोमिनेट करना इज नॉट अ वेरी बिग इशू। तो भारत का भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है भारत के पास भी बहुत लीवरेज यहाँ पर मौजूद है। और ये हमको समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से ये मैसेजिंग जो अमेरिका कर रहा है वो साफ इसलिए कर रहा है। इसे आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन दरअसल ये मेरा सवाल पूछने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था क्योंकि एशिया में मलक्का स्ट्रेट जो है वो करीब 40% ग्लोबल ट्रेड को और इंडिया का करीब 55% ट्रेड को अफेक्ट करता है। और हॉर्मुज तनाव प्लस मलक्का डील, इससे कहा जा रहा है कि पूरे एक तरह से एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी या ट्रेड पर इसका असर पड़ेगा। बार बार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा माथुर सर शायद अभी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसी का जवाब मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू करें हिमांशी जी। देखिए इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसा मैंने पहले कहा, तो इंडिया एक यहाँ पर, क्योंकि एक तो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, दूसरा वी हैव अ वेरी स्ट्रांग नेवी, तो हमारे को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। जहां तक व्यापार की बात है तो देखिए सप्लाई लाइंस जो है अक्रॉस द ग्लोब डिसरप्ट हुई हैं इससे। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट हॉर्मुज और मलक्का, लेकिन अब जिस तरीके से केप ऑफ होप से पूरी चीजें घूम के आ रही हैं, तो एनर्जी लाइंस के अलावा आपका फूड, आपकी डेवलपमेंट, आपकी हर एक चीज जो है उससे अफेक्टेड हो रही है। एंड आई थिंक चाइना इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा अगर ये चीज होती है। अगर होती है तो चाइना, क्योंकि चाइना का जिस तरीके से चीजों का आना जाना है, चाइना सिर्फ तेल ही नहीं इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह से खाड़ी देशों में भी सामान भेज रहा है। और जो खाड़ी देश हैं, देखिए सिर्फ ईरान का चोक नहीं हो रहा है, जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनमें दवाइयां, उनमें खाना, सारी चीजें तो वहां इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली भोजन तो वहां इंपोर्ट ही होता है। तो वो भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं। अमेरिका तो अपने टॉयलेट पेपर्स तक भी नहीं बना सकता है। तो जैसे मस्तिकार साहब कह रहे थे कि वह छोटी छोटी चीजों के लिए उनको जरूरत है, तो बेसिक लाइफ की चीजों के लिए भी अमेरिका अगर इस तरह का चोकिंग करता है, इट इज गोइंग टू बी डिटरमेंटल फॉर अमेरिका। बाकी कंट्रीज तो अफेक्ट होंगी। बस 30 सेकंड्स में अमर मस्तिकान जी का रिएक्शन ले रही हूँ जी। देखें, एक चीज यहाँ पे एक बात चल रही है कि शायद ये मौसूफ
ट्रंप पाकिस्तान का भी दौरा करें, तो ये अजीब सी बात होगी। और इसमें कोई ज्यादा इंसान को वो भी शौक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी अमेरिकन सदर पाकिस्तान गया है वहां पर एक फौजी राज रहा है, तो आज भी पाकिस्तान में दरअसल फौजी राज ही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से अभी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है अमेरिका एशिया में अपने परमानेंट इन्फ्लुएंस को मजबूत करना चाहता है, इंडोनेशिया को एक तरह से जरिया बनाते हुए। क्या चीन की घेराबंदी ही एक तरह से उसका एक बड़ा तस्वीर नजर आती है? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।